स्टोरी ऑफ यंग वॉरियर राहुल कुमार। वाचन एवं संकलन वंदना श्रीवास्तव का है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता एवं संयोजक अमिताभ कुमार। तो आइए सुने हमारा विशेष कार्यक्रम अ स्टोरी ऑफ यंग वॉरियर राहुल कुमार। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। साल कुछ बेहतर कर दिखाते हैं। आशाएं 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 तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल नहीं कुछ भी। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ वंदना श्रीवास्तव और इस पल हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसे मोटिवेशनल वीर जवान की कहानी जिसने जीवन रूपी कारगिल में कैंसर जैसे शत्रु को पराजित कर जिंदगी की जंग जीत ली है। जिनका जिंदगी के प्रति एक नजरिया है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, बट सो मस्ट गो ऑन। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में सारे रहेंगे सदा, रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। कहते हैं दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सच दोस्तों, इन पंक्तियों को साक्षात्कार किया है, सच कर दिखाया है एक ऐसी उभरते युवा शख्सियत ने जो एक और जहां श्रीदेवी साउ कॉलेज भगत यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे, वही एक राइजिंग बायोलॉजिस्ट भी है और साथ ही साथ वो एक पैशनेट पोएट भी है जिनकी कविताएं वर्ल्ड फेम पे आती है और लोगों का दिल चुराती है। बातें कर रहे हैं उस युवा शख्सियत की जिन्होंने कैंसर सर्वाइवर होते हुए भी कभी गिव अप नहीं किया और जो इस वक्त नित्य नए सपने अपनी आंखों में पाल रहे हैं और जिंदगी में बुलंदियों को छूने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच है युवा शख्सियत राहुल कुमार जी। चलिए मिलते हैं राहुल कुमार से और जानते हैं उनके इस शिखर पर पहुंचने की कहानी, उन्हीं की जुबानी।
बहुत बहुत स्वागत राहुल जी आपका हमारी कार्यक्रम में। नमस्कार वंदना जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। राहुल जी, एक और जहां आप असिस्टेंट प्रोफेसर रहकर हमारे हायर एजुकेशन को एनरिच करने की कोशिश कर रहे हैं रिसर्च के जरिए, टीचिंग के जरिए, वहीं दूसरी तरफ आप जो है हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करने की कोशिश भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी बेहतरीन कविताओं से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी लोगों के दिल पर दस्तक दे रहे हैं। तो कहाँ से मिलती है आपको इतनी एनर्जी? कौन सी है वो इंटरनल फोर्स जो इतने सारे विविध कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करती है? वंदना जी, अगर लाइफ में कुछ करना है तो एक जज्बा होना चाहिए और वो जज्बा कहीं बाहर से नहीं मिलता, वो आपके अंदर से आती है। और आपके जो लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं लाइफ में कुछ करने के लिए। मुझे बचपन से ही क्योंकि मेरे पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, मैंने कई बार स्कूल बदले, तरह तरह के लोगों से मिला, डाइवर्स सोशल पर्सपेक्टिव के रूबरू हुआ, जिसके चलते मुझे कई तरह की आइडियाज में बचपन से ही मुझे लिखने का शौक है। और एक और चीज होता है कि हम जब कुछ फील करते हैं और हम जब उसको लिख लेते हैं तो बहुत हल्का महसूस करते हैं। ऐसे करते करते मुझे लिखने का आदत हो गया और बचपन से मुझे कविताएं पढ़ने का शौक था। और ये जो जब भी मैं कोई नई चीज देखता हूँ तो उससे मैं बहुत इन्फ्लुएंस होता हूँ। मुझे नई चीजें जानना और जैसे जंगल, पहाड़, नई जगह, नए लोगों से मिलना, इसका बहुत शौक है। और मैं जो भी चीज ऑब्जर्व करता हूँ मैं उसको नोट डाउन भी करता हूँ। तो धीरे कह सकते हैं कि आपके जो जज्बात थे वही मूल कारण है जो आपको नए नए चीजों की ओर आकर्षित करते हैं। और दूसरी बात, आपने कहा आपके पापा ट्रांसफरेबल जॉब में थे, जिसके कारण आप जो है विविध स्थानों पर रहे हैं, जिससे कि आपको विविधताओं के बीच रहने की आदत पड़ी और इन्हीं विविधताओं से आप विविध कार्य करने के लिए प्रेरित हुए। तो राहुल, आप हमें बताएं कि बचपन से आपको क्या कुछ करने का शौक था? क्या आपकी ये चाइल्डहुड एम्बिशन थी? मैं बचपन से ही एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता था क्योंकि मुझे कुछ बहुत ही अच्छे शिक्षक मिले हैं अपनी लाइफ में। उनको देख के मैं हमेशा इंस्पायर होता था। मुझे बचपन से ही कविताएं पढ़ने लिखने का शौक है और मुझे पेंटिंग का भी शौक है। अच्छा। तो हाँ, बचपन में ही मैंने सबसे पहली जो मेरी पब्लिश्ड पोएम थी वो मैंने तब लिखा था जब भारत में सुनामी आया था। तो मेरी पहली कविता थी, उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी थे, पर धीरे धीरे मैंने अपने स्किल को रिफाइन किया और कविताएं देश विदेश में भी मैं रिसाइट कर चुका हूँ और पेंटिंग्स भी करता हूँ मैं कभी कभी। अच्छा, तो राहुल शुरू से एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते थे और आपने वो कर दिखाया। हमें पता है कि आपने 3 स्टेज जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है उन्हें आपने कंप्लीट किया है। आपने बीपीएससी कंप्लीट किया है, आपने एमपीपीएससी कंप्लीट किया है, साथ ही साथ आपने यूपीपीएससी भी कंप्लीट किया है। एक साथ ये 3 स्टेज द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन होती है उसे आपने क्रैक किया है। तो इसके पीछे कैसी तैयारी थी आपकी? देखिए वंदना जी, मैंने कहीं कोई कोचिंग तो नहीं की, जो भी किया वो स्वाध्याय से प्राप्त किया। मैं कोशिश करता था, मैंने एमएससी हजारीबाग से ही किया है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से। मैं जब एमएससी कर रहा था, मैंने जो हमारी यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी थी, मैंने उसका पूरा यूज किया। मैं डेली लाइब्रेरी जाता था, बुक इशू कराता था और मैं बुक से पढ़ता था, नोट्स बनाता था। और क्लास में जो भी टीचर्स पढ़ाते थे उसको तो मैं पढ़ता ही था, साथ में उसके अलावे उन टॉपिक्स पे और ज्यादा से ज्यादा मैं जान पाऊं, इसलिए मैं घर पर आकर भी फिर नोट्स बनाता था। ऐसे करके मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। राहुल, आज आप शिक्षा के उस मुकाम तक पहुंचे हैं जहां हर यूथ आपको फॉलो करना चाहता है। तो ऐसे में ये भी जानने की उत्सुकता सबको होगी कि आपने प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से किया और आपकी हायर एजुकेशन कहाँ से हुई है? मैंने प्राइमरी एजुकेशन रांची में प्राप्त किया है, लेकिन मैंने हजारीबाग से मैट्रिक किया है और हजारीबाग से ही मैंने +2 भी किया है। अच्छा। मैंने सेंट कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग से +2 किया है और उसके बाद मैं रांची चला गया था सेंट जेवियर्स कॉलेज। वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया है जूलॉजी ऑनर्स में। और उसके बाद मैंने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से एमएससी किया है और एमएससी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ। एमएससी करते हुए मैंने CSR JRF क्वालिफाई किया था और उसके बाद मैं PhD के लिए JNU गया। JNU में आपके रिसर्च के क्या टॉपिक थे? JNU में मेरा काम बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे था। बेसिकली मेरा जो मॉडल था वो स्किन था। स्किन का जो कलर होता है, हमारा स्किन का पिगमेंटेशन होता है, उसके पीछे का जो मॉलिक्यूलर
बायोलॉजी है उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, मेरा काम उस पर था, तो मैंने वहाँ पर बेसिकली इसी पर काम किया है। लेकिन मुझे जैसा कि पता चला कि आपने जेएनयू में अपने रिसर्च वर्क को वहीं पे ड्रॉप करके पुनः हजारीबाग आए, तो इसके पीछे क्या कारण रहे? जेएनयू में मैंने 2 साल काम किया, लेकिन मैं जब अपने सेकेंड ईयर में था तो मेरे पापा को मेजर ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसके चलते मुझे घर वापस आना पड़ा उनकी देखरेख करने के लिए। मैंने पीएचडी बीच में ड्रॉप कर दी, क्योंकि मुझे लगता है कि पीएचडी जस्ट एक कोर्स है, हमें पहले फैमिली को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो मैंने पीएचडी ड्रॉप करके मैं घर आ गया। जो पीएचडी मैंने इतने स्ट्रगल से हासिल की थी इतने बड़े इंस्टीट्यूट में, उसको भी मैंने छोड़ दिया और मैं घर पर वापस आया। और घर पे मैंने 1 साल रहा और मैंने वो 1 साल वेस्ट नहीं किया। मैंने अपने पापा की देखरेख भी की और घर पे मैं कुछ न कुछ पढ़ता रहा ताकि मुझे फ्यूचर में उससे कुछ हेल्प मिले। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। क्या बात है, जहाँ लोग अपने करियर के लिए अपने घर बार अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं, आप अपने बने बनाए करियर को छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए अपने घर लौट आए। इतनी बड़ी बात आपने की है अपनी जिंदगी में, जो आज सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। राहुल जी, हमारी कार्यक्रम में बहुत सारी बातें होंगी और हम बिखेरेंगे अपनी नजरे इनायत आपकी जिंदगी पर, आपके अचीवमेंट्स पर। लेकिन फिलहाल आप अगर कोई गाना पसंद करते हो तो बताएं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। बहुत ही बढ़िया, ये गुलजार साहब का लिखा गीत है। राहुल, लीजिए आपके एफएम पर आ रहा है आपका ये फेवरेट सॉन्ग। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुरान के कर्ज उतारने होंगे, ओ मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तो
तो चलते चलते राहुल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या क्या आपके अचीवमेंट्स रहे हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया, मेरा 1 साल का ड्रॉप है। मैंने जीनी PhD ज्वाइन किया था। मैंने फिर ICMR JRF क्वालिफाई किया, फिर गेट भी क्वालिफाई किया, और फिर मैंने NCERT ज्वाइन किया। NCERT पे मैंने 1 साल काम किया है एक प्रोजेक्ट पे, जो कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे बेस्ड है। वहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स भी लिखे हैं, बच्चों के लिए भी पॉइंट्स लिखे हैं। उनमें से मेरी एक पॉइंट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करने के लिए भी सिलेक्ट हुई थी। अच्छा। NCERT में काम करने के बाद मैंने एम्स ज्वाइन किया, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी में मैंने काम किया है। वहाँ मेरा काम नैनो बायो टेक्नोलॉजी के ऊपर था। वहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी यूज करना सीखा और कई टेक्निक सीखे। और वहाँ से मेरा एक पब्लिकेशन भी है, जो कि ग्लाउकोमा एक बीमारी है, काला मोतियाबिंद, उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक मेरा शोध पेपर भी है, वो भी पब्लिश हो चुका है। एम्स के बाद मैंने काम किया है IRI में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी न्यू दिल्ली में है। ये इंडिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर मैंने डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी में काम किया है, जहाँ मेरा काम बेसिकली टैक्सोनॉमी के ऊपर था। और अपने इस कार्य के लिए मैं कई जगह घूम भी चुका हूँ। मैंने नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सभी स्टेट्स में मैं जा चुका हूँ, और वहाँ से भी मेरा एक शोध कार्य प्रकाशित है। जब मैं वहाँ काम कर रहा था तभी मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे हो गया। मेरा, जैसा कि आपने बताया, MPPSC और UPPSC और BPSC तीनों जगह पर मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैंने बिहार पहले ज्वाइन कर लिया था, इससे अभी भी मैं यही हूँ। और यहाँ रहने का एक और उद्देश्य है कि यहाँ से मेरा घर नजदीक है, हजारीबाग है। कह सकते हैं राहुल कि आज भी इतनी ऊंचाइयां हासिल की है, उसके बावजूद आप अपनी जड़ से, अपने मातृभूमि से जुड़कर रहना चाहते हैं। ये भी हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा की बात है। राहुल, बातें और भी होंगी, लेकिन चूंकि आप एक बहुत ही उभरते उम्दा कलाकार हैं, एक अच्छे कवि हैं, तो फिलहाल आप इस वक्त हमारे श्रोताओं को एक कविता सुनाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। जरूर वंदना जी। मैं जो अभी अपनी एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, ये कविता मैंने उन लोगों के लिए लिखा है जिन लोगों को समाज से तिरस्कृत कर दिया जाता है, जो निचले तबके के लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जिन लोगों को किसी बीमारी के कारण उन्हें अनटचेबल्स घोषित कर दिया जाता है। तो मेरी ये कविता उन लोगों को डेडिकेटेड है। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं राहुल जी की ये उम्दा कविता। इस कविता का शीर्षक है हम। वो अपने ही नजरों से गिरे हुए लोग, वो काश और कब के बीच सिमटे हुए लोग, वो अपने ही लोगों के गिराए हुए लोग, वो तिरस्कृत, अभिशापित, सताए हुए लोग। हम वो हैं जिसे भाग्य का 100 न मिला, हम वो हैं जिसे कर्म ने मीठा फल न दिया, हम वो हैं जो युगों युगों से मुक्ति की आकांक्षा लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में निर्वासित अनिकेतन चल रहे। वो पतझड़ के पत्तों से सूखे हुए लोग, वो सर्दी के कंपन से जमे हुए लोग, वो गर्मी के पसीने की बदबू से सने हुए, वो कचड़ों में, नालियों में पड़े हुए लोग। हम वो हैं जो सहनशीलता की पराकाष्ठा के द्योतक हैं, हम वो हैं जो मंदिर के बलि के बकरे से पावन हैं, हम वो हैं जो छह ऋतुएं शहर से झेलते हैं, हम सहते हैं लेकिन कुछ न बोलते हैं। वो आंधियों में उड़ाए हुए आशियाने से लोग, वो कभी न बुलाए जाने वाले मेहमानों से लोग, वो ईश्वर की कृपा से सदा वंचित रहने वाले, वो जीवन और मृत्यु से लड़ते हुए लोग, वो जीवन और मृत्यु से लड़ते हुए लोग। वाह, क्या खूब कविता आपने हमारे समाज के उन अभिवंचित वर्ग के लोगों के लिए डेडिकेट किया है, जो इस वक्त हमारे समाज के लोगों के बीच उठना बैठना नहीं चाहते, क्योंकि लोग उन्हें तिरस्कार की नजर से देखते हैं। बहुत ही मार्मिक कविता राहुल आपने सुनाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे राहुल इस वक्त कि जैसा कि हमने सुना है कि आप जो हैं कैंसर से पीड़ित हैं, और ये कैंसर बीमारी कब हुई आपको, ये जानने के लिए उत्सुकता जरूर होगी हमें कि ऐसे होनहार युवा कैंसर जैसी बीमारी की चपेट में कैसे आया, कब आपको ये कैंसर की बीमारी डिटेक्ट हुई? मुझे पहले से ही कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, मुझे पता नहीं था ये कैंसर ही है। लास्ट ईयर मेरा डायग्नोसिस हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे इसे रीनल सेल कार्सिनोमा कहते हैं, ये किडनी का कैंसर होता है, और ये इनिशियल स्टेज में ही था, थैंकफुली पता चल गया। तो कैंसर किसी को भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाए तो वो क्यूरेबल भी है। फिर मेरा ट्रीटमेंट हुआ और बिगिनिंग में थोड़ा मुझे बुरा लग रहा था, फिर मैंने सोचा कि ये तो जीवन ही है और ये सामान्य जीवन का ही अंग है, कोई भी बीमारी किसी को भी हो सकती है। और थैंकफुली मेरा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा, मेरी सर्जरी हुई वो सक्सेसफुल थी और अभी मेरा ट्रीटमेंट सही चल रहा है और मेरा कैंसर अब कंट्रोल हो चुका है। वाह राहुल, हमारी दुआ है कि आप जल्द से जल्द
रिकवर करो और भी बेहतर चीजें इस समाज के लिए लेकर आओ, ताकि जो हमारे युवा जो है थोड़ी सी परेशानी पाकर डिप्रेस हो जाते हैं। बहुत लोग तो आत्महत्या कर बैठते हैं जिंदगी से हार कर, जब कोई मुसीबत उनकी जिंदगी में आती है। तो ऐसे युवाओं के लिए आज आप हमारे इस FM रेडियो के सेट से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई तुमसे कहता है तुमसे ना हो पाएगा, तो वो चीज तुमसे ही होगा। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। जब मैं यहाँ से MSc कर रहा था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बड़ी बड़ी जगहों पर पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम B.Ed कर लो क्योंकि तुमसे JRF क्वालिफाई नहीं होगा। तो जब कोई कहता है कि तुमसे ये ना हो पाएगा तो तुम्हें उसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि ये तुमसे ही होगा। दूसरी बात कि हम लोगों को खुद को चैलेंज करना चाहिए। हमें अपना लिमिट खुद पहचानना होगा। इसलिए ये बहुत ही रेगुलर पार्ट होना चाहिए अपने लाइफ का, चैलेंज योरसेल्फ। यानी हमारे युवाओं को कभी भी किसी भी मुसीबत में गिव अप नहीं करना चाहिए, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और बुलंदी के साथ अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, जो कि राहुल ने कर दिखाया है। कभी एक पल भी कहीं ये उदासी दिल मेरा भूले, तभी मुस्कुरा कर दबे पाओ आकर, दुख मुझे छू ले, न कर मुझसे गम मेरे दिल लगी, ये दिल लगी बड़ी सूनी सूनी है। तो राहुल, इस बार आपकी कविताएं जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच की शोभा बढ़ा रही थी, तो कहाँ आपने शिरकत किया अपनी कविताओं के साथ, ये बताएं। और वो कौन सी कविता थी जिसके कारण आज पूरे वर्ल्ड में आपको लोग जानते हैं एज ए पैशनेट पोएट, आप बताएंगे? मैंने कई मंच पर अपनी कविता साझा किए हैं। मैंने एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड में लास्ट ईयर अपना पोएम रिसाइट किया था और मैंने IIT बॉम्बे में भी अपना पोएम रिसाइट किया हुआ है। इस साल मैंने रिकवरी प्रोग्राम सॉल्यूशंस वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी एक पोएम रिसाइट किया, जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। तो मैंने कई मंच पर कविताएं प्रस्तुत की हैं। मैंने नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पर अपनी कविताएं प्रेजेंट की हैं। तो राहुल, उत्सुकता बढ़ रही है और हम जरूर सुनना चाहेंगे वो कविता जिसके लिए आप वर्ल्ड फेम के पोएट बन चुके हैं। हाँ, जरूर वंदना जी। मैं जो कविता अभी सुनाने जा रहा हूँ वो एक्चुअली रिसेंटली मेरी एक बुक पब्लिश हुई है, एन अनसंग एंथोलॉजी करके। ये कविता उसी बुक में निहित है। मैं उसी कविता को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कविता इंग्लिश में है। तो श्रोता, आइए सुनते हैं राहुल जी की वो कविता जिन्होंने सबके दिल को छुआ है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये कविता उन लोगों को डेडिकेटेड है जो लोग आजीवन हमेशा बंधन में रहते हैं। अचानक से उन्हें आजादी मिलती है तो उन्हें समझ में नहीं आता हम इस आजादी का क्या करें। जैसे एक पंछी को हमेशा पिंजरे में रखा जाता है और जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब उसकी आवाज मधुर नहीं रहती तो उसे उसका मालिक आजाद कर देता है। उस पंछी ने ना उड़ना सीखा है, ना ही समाज में रहना सीखा है। तो उस परिस्थिति में उस पंछी की क्या मनोदशा होगी, इस कविता में मैं वही प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। राहुल जी, सुनना चाहेंगे हम आपसे ये मार्मिक कविता। When I wanted to fly so high, I was thrown in a cage to cry. Now you are telling me to touch the sky, but I never learned how to fly. By leaving back the world, I wanted to run. I wanted to shine like the brilliant sun. When I was small, with joy and zeal, I was chained with the hopes of steel. Blooming spring and chilling winter, dry autumn and scorching summer. I was deprived of enjoying seasons. I was in captivity inside a lonely prison. Sweetest desert, bread and tea. Taste bitter in absence of liberty. No pain is larger than from being in cage. This agony can't be expressed on page. Greed of power and lust of pelf. I never wanted this for myself. I wanted only my handful of sky. By spreading my wings where I could fly. I have now not a single desire. Put me alive on a burning fire. Cut my wings and render me cripple. I want to disappear like a volatile ripple.
आई वांट टू डिसअपियर लाइक अ बुलेट। वाह, सुपर्ब राहुल। सच में लोगों को वो चीजें याद आती होंगी जो कि बंधन के बाद उन्हें महसूस होती है। एक पक्षी के जरिए आपने इतना खूबसूरत पोएम गढ़कर उनके दर्द को उभारने की कोशिश की है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। राहुल, हमारी दुआ है कि आप ऐसी ही कविताएं लिखते रहे और हमारे जो समाज के ऐसे दुर्बल, निर्बल और पीड़ित लोग हैं उनके दर्द को लोगों तक पहुंचाते रहे, ताकि उनकी भी सिंपैथी ऐसे लोगों तक पहुंचे। तो चलते चलते राहुल, आप हमारी गायकी में कोई गाना सुनना चाहेंगे या फिर हमारे श्रोताओं को अपने दिल की बात उस गाने के थ्रू पहुंचाना चाहेंगे? हाँ, आनंद फिल्म का ही एक गाना है, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। तो आइए श्रोताओं, सुनते चलते हैं राहुल जी की पसंद का ये गाना। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। राहुल, अब मैं आपसे कुछ आगे आपके करियर से जुड़ी बातें जानना चाहूंगी। जैसा कि हमने ये भी सुना है कि आपने बायोलॉजिस्ट के रूप में बहुत सारे वर्क को अंजाम दिया है और एक पुस्तक भी लिखी है जो ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग पे है। क्या इसमें है बातें, वो जरा बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा मैंने किन एरियाज में रिसर्च की है और किन एरियाज में रिसर्च कर रहा हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है। अच्छा। और मुझे जैव विविधता में बहुत इंटरेस्ट है। जैव विविधता और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन दोनों चीजों को अलग माना जाता है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट दोनों में है। तो मैं जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसका एप्लीकेशन जैव विविधता में लाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा इससे रिलेटेड एक शोध भी प्रकाशित हो चुका है। दूसरी बात, मेरी जो बुक है प्लूरोटस मशरूम के ऊपर, ये एक्चुअली हैंडबुक है जो कोई भी यूज कर सकता है। ऑयस्टर मशरूम को उपजाना बहुत ही आसान है, आप इसका कल्चर घर में भी कर सकते हैं, बट उसके लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जो लोग चाहते हैं अपने घर में ऑयस्टर मशरूम उगाना तो वो इस बुक को पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही पतली सी छोटी सी हैंडबुक जैसी किताब है जो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ताकि इसको कोई भी फॉलो कर सके। बहुत बढ़िया। बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करना आज हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है और उस पर आप वर्क कर रहे हो। आपने एक पुस्तक भी लिखी है जो लोगों को मशरूम फार्मिंग में मदद करेगी और प्रेरित करेगी कि वो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर वो किसी तरह का काम नहीं कर पा रहे तो स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं। राहुल, आपने और भी पब्लिकेशंस किया है, कहाँ किया है? मेरा एक प्रकाशन है जर्नल ऑफ जेनेटिक्स में जो बहुत ही रिनाउंड जर्नल है। इसको इंग्लिश का जेनेटिक्स का सबसे ओल्डेस्ट है। उसमें मैंने हमारे शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाओं के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें से एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो एक व्यक्ति के विकास में हेल्प करता है। जब वो माता के गर्भ में पल रहा होता है तो उसका विकास कैसे कैसे होता है
उससे रिलेटेड ये मेरी पब्लिकेशन है जो जर्नल ऑफ जेनेटिक्स में पब्लिश हुई थी। मेरी दूसरी पब्लिकेशन है जो जर्नल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रो एनालिसिस में पब्लिश हुई। माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रो एनालिसिस ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोस्कोपी का ऑफिशियल जर्नल है। उसमें मेरा एम्स में मैंने जो काम किया था, जो मेरा काम ग्लाउकोमा के ऊपर है, ग्लाउकोमा अर्थात काला मोतियाबिंद, उसकी इलाज के लिए हमने एक नया मेडिसिन डेवलप किया, तो उसी के ऊपर ये पब्लिकेशन है। इसके बाद मैंने बायोडाइवर्सिटी पे काफी काम किया है, इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी पे। बेसिकली मेरा काम मॉथ के ऊपर था। मॉथ तितलियों की तरह ही होते हैं, लेकिन ये रात को निकलते हैं। तो ये जो मेरा कार्य है, ये भी मेरा कार्य पब्लिश हो चुका है। तो रिसर्च के क्षेत्र में भी राहुल आपका बहुत योगदान है और इस क्षेत्र में भी आप बेहतरीन कार्य कर रहे हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। राहुल, आपने इतनी तरक्की की है अपने बायोलॉजी में, तो आपका मन नहीं क्या कि आप विदेशों में भी जाकर कुछ ऐसा काम करें? एक्चुअली मैम, मैं जब पीएचडी कर रहा था जेएनयू से, तो वहाँ पे फैशन है कि लोग पीएचडी करके पोस्ट करने चले जाते हैं। पीएचडी के दौरान भी कई लोग जाते हैं, तो घूमने का तो मन है, लेकिन मैं वहाँ जाकर रहना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे हमेशा अपने देश में ही रहना है। मेरे जो सुपरवाइजर थे वो मेरा परफॉर्मेंस देख के मुझे कई बार बोलते थे, यू आर अ हार्वर्ड मटेरियल। मैं हमेशा कहता था कि मैं कभी बाहर नहीं जाना चाहता, मैं अपने देश में रहकर ही काम करना चाहता। क्या बात है, आपने अपने देश के लिए इतने जज्बात है कि अपने ही देश में रहकर आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। ये सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा की बात है। राहुल, हमारे बीच आज एक यूथ आइकन के रूप में उभरे हैं और बहुत सारे युवा आपको फॉलो कर रहे होंगे। वह आज जब FM पे आपकी कहानी, आपकी जुबानी इस वक्त प्रसारित हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो कितने ही बच्चे, बहुत ही युवा जो हिम्मत हारते हैं जिंदगी में, वो जीने के लिए सिर पे उठ खड़े होंगे। तो राहुल, साइकिल के अंत में एक बार पुनः मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे यूथ के लिए वर्तमान परिवेश में आपका क्या संदेश होगा? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं डिप्रेशन जैसे और सुसाइड जैसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हो रहे हैं। मुझे अभी एक लेख याद आ रहा है, बचपन में मैंने स्कूल में पढ़ा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत ही फेमस आर्टिकल है, उसका टाइटल है क्या निराश हुआ जाए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उन प्रॉब्लम से हार के गलत डिसीजन ले लेना ये तर्क संगत नहीं होता। हम जब भी कोई गलत डिसीजन लेते हैं उससे कई लोग अफेक्ट होते हैं। हम जब भी कोई गलत डिसीजन ले रहे होते, हमें अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचना चाहिए, अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि ये जो गलत डिसीजन ले रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है वो क्षणिक है। ये प्रॉब्लम कभी ना कभी चला जाएगा, लेकिन अगर हमारा लाइफ चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा। प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी, बट व्हेन वी टेक सम रॉन्ग डिसीजन एंड एंड आवर लाइफ, द डैमेज इज परमानेंट। उसको हमें कभी भी गलत डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए और देखना चाहिए हमारे आसपास उन लोगों को जो हमसे भी ज्यादा परेशान है। मैं जब भी परेशान होता हूँ तो गांधी जी का हमने एनसीईआरटी की बुक में ही पढ़ा होगा, जो सबसे पहले पन्ने पर होता है गांधी जी का जंतर। उन्होंने कहा है जब तुम परेशान हो उन लोगों को याद करो जो तुमसे ज्यादा परेशान है, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी परेशानी कितनी छोटी है। तो हमें परिस्थितियों से हारना नहीं चाहिए, परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो लाइफ का नॉर्मल पार्ट ही है। तो हमें हमेशा अपने विचार बहुत ऊंचे रखने चाहिए और कभी भी हारना नहीं चाहिए। आनंद मूवी सबने देखी होगी, उसमें जो राजेश खन्ना जी का डायलॉग है ना, लाइफ बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। एक्चुअली रियल में हमें फॉलो करनी चाहिए। जितनी भी जिंदगी मिली है हमें, ये जिंदगी बहुत कीमती है और इसे खुलकर जीना चाहिए और इसकी कीमत पहचाननी चाहिए। बहुत ही बढ़िया मैसेज की जिंदगी से कभी निराश होना नहीं, जिंदगी की आंधियों से घबराकर कभी खुद को खोना नहीं, जिंदगी में कभी मायूस होना नहीं। मंजिल तेरे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, बस तू रास्तों की तलाश कर, क्योंकि जो शेरे दिल होते हैं, जिनके सपनों में जान होती है, वो कभी जिंदगी से हार नहीं मानते। मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, उस समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं, जैसे राहुल ने किया है।
राहुल जी, आज आप हमारे FM 102.1 मेगाहर्ट्ज के सेट पर आए। आपने अपनी जिंदगी के इतने अनछुए पहलू, इतने जीवंत बातों को हमारे बीच शेयर किया, साथ ही साथ हमारे युवाओं को इतना अच्छा मैसेज दिया है जो उन्हें जिंदगी के लिए आशान्वित करेगी और आगे बढ़ने में हौसला देने का काम भी करेगी। हमारी दुआएं है कि आने वाले दिनों में और भी बुलंदियों को आप छुए। राहुल, आप हमारे बीच में आए और इतनी अच्छी बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वंदना, थैंक यू।